नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर, जिसमें सबसे पहले बात होगी गाजियाबाद की, जहां पर गेमिंग जिहाद वाले मास्टरमाइंड की सबसे पहले बात हम आपको बताएंगे पहलवानों की और उनसे जुड़े धरने के अपडेट की। फिर बात उत्तरकाशी की होगी, जहां महापंचायत हुई है। इसके साथ ही अखिलेश यादव की बात करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। और आखिरी में आपको संभल लिए चलेंगे, जहां पर ढाका गोदाम में ब्लास्ट हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण गेम के जरिए रैकेट के मास्टरमाइंड शहनवाज खान उर्फ बद्दो के पाकिस्तान कनेक्शन की बात सामने आई है। पुलिस ने उसे 14 दिन न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, जिसमें हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को बद्दो के मोबाइल से सारी जरूरी डिटेल मिली है। गाजियाबाद पुलिस ने 13 जून को एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर 7 घंटे से ज्यादा शहनवाज उर्फ बद्दो से पूछताछ की। पुलिस को पाकिस्तान की ईमेल आईडी के बारे में जानकारी मिली। आरोपी के फोन से 30 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। बद्दो की पीओके में रहने वाले युवक के साथ मोबाइल चैट भी हुई, जो बरामद हुई है। इतना ही नहीं, लाहौर के रहने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी की आईडी भी पुलिस को बद्दो के पास से मिली है। गाजियाबाद पुलिस ने बद्दो के पास से मोबाइल फोन और सीपीयू को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। इसके जरिए डेटा को रिकवर किया जाएगा। डेटा रिकवरी के बाद गाजियाबाद पुलिस एक बार फिर से बद्दो को रिमांड पर ले सकती है। तो 350 से ज्यादा कॉल की जानकारी मिली है शहनवाज बद्दो से पूछताछ के दौरान, और इसका जो डिटेल खंगाला गया, सीडीआर निकाला गया। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है शहनवाज बद्दो। आपको बता दें कि बद्दो का सामने आया है पाक कनेक्शन। शहनवाज, कुछ कहना चाहते हो? शहनवाज, कितने बच्चों का धर्मांतरण करवाया? शहनवाज मारे अलावा कोई और भी है क्या इसमें? शहनवाज मारे अलावा कोई और भी है क्या इसमें? शहनवाज मारे अलावा कोई और भी है क्या इसमें? शहनवाज, अपनी बात तो रख ले। शहनवाज, कुछ कहना चाहते हो? शहनवाज, कितने बच्चों का धर्मांतरण करवाया? शहनवाज मारे अलावा कोई और भी है क्या इसमें? शहनवाज मारे अलावा कोई और भी है क्या इसमें? शहनवाज मारे अलावा कोई और भी है क्या इसमें? शहनवाज, अपनी बात तो रख ले। शहनवाज, कुछ कहना चाहते हो? शहनवाज, कितने बच्चों का धर्मांतरण करवाया? शहनवाज मारे अलावा कोई और भी है क्या इसमें? नदीम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। नदीम, क्या अपडेट है शहनवाज बद्दो को लेकर? इसका पाक कनेक्शन सामने आया है, क्या है पूरी खबर, बताइए विस्तार से। नदीम, तरीके से बद्दो को मुंबई से गिरफ्तार किया था। मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद गाजियाबाद उसको पुलिस ले आई थी। तो गाजियाबाद लाने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया था, जिसके बाद उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई। जिसके बाद जो सवालों की फहरिस्त थी वो फहरिस्त उससे पूछने की जो कवायद थी वो शुरू की गई, जिसमें काफी जो उसके सामान बरामद होते, जैसे मोबाइल फोन, पीसी, लैपटॉप, ये सब कुछ बरामद हुए थे। उसमें सबसे ज्यादा सिस्टम में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान कनेक्शन के 30 नंबर जो कराची के भी शामिल है, वो नंबर वहाँ शामिल आए हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें, जो उसकी जो मेल आईडी थी वो भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान कनेक्शन से कहीं ना कहीं जोड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इस पर जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं देख रही है कि इसके पीसी और सिस्टम और उसके मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, उनकी कहीं ना कहीं जांच चल रही है। जांच के बाद अगर वो सही पाए जाते हैं और तो उसके बाद एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है शहनवाज बद्दो का, और इसके साथ साथ 350 से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड्स इसमें मिले हैं। पाकिस्तान में कौन जो इसके आका थे जिनसे बात किया करता था? नदीम, कुछ निकलकर सामने आया है जानकारी? इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो 500 मामले कहीं ना कहीं सामने आए थे, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि भारत के जो इस हिस्से में जो
धर्मांतरण का ये मामला शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर ये धर्मांतरण की साजिश थी, जिसमें पुलिस कहीं ना कहीं, जो गाजियाबाद पुलिस है वो कहीं ना कहीं इस पर पूरे मामले पर अपनी जान बिछाए हुए थी। जिस तरीके से एटीएस और आईबी की इसमें एंट्री हुई थी, उससे कहीं ना कहीं जब जाहिर हो रहा था कि इस पर बड़े पहलुओं पर कहीं ना कहीं जांच होगी, जांच के बाद इस पर बड़े खुलासे होंगे। उसके बाद ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से जो गुजरात की एक कॉल आई थी, जिसमें कहीं ना कहीं निश्चित कर दिया गया था कि 400 लोगों के धर्मांतरण का इसमें मामला सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं जांच का जो विषय है वो पुलिस बड़ा होता जा रहा है। फिलहाल बद्दों को मुंबई से गाजियाबाद लाना एक बड़ा सवाल था, जिससे बड़े सवालों की फहरिस्त जो उससे पूछताछ थी वो कहीं ना कहीं देखी जा रही थी, जिससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि गाजियाबाद में बद्दो आएगा तो बद्दो से कड़े पूछताछ, कड़े सवाल होंगे। तो वही वो सवाल हो रहे हैं जिसमें पता लगा है कि 5 टीम और झूठ करता था 30 नंबर जो कि पाकिस्तान से कनेक्शन में उससे जुड़ा हुआ है नंबरों का, और उसके जो सिस्टम है उनको कहीं ना कहीं पुलिस जांच कर रही है, जो कि आईबी और एटीएस दोनों मिलकर इसकी जांच कर रही है। ठीक है, और लेकिन इसके साथ साथ नदीम, ये जो अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है, ये रैकेट का पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या था, इसके साथ और कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हुए थे जिसमें शामिल थे, पुलिस कस्टडी में है ये अब तक? कुछ सोर्सेस बता रहे हैं, क्या कुछ खुलासा कर पा रहा है पुलिस कस्टडी में? क्या से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ बता पाया अब तक नदीम? देखिए, जो पुलिस कस्टडी में इसको लिया गया है उससे कहीं ना कहीं सवाल जो है यही पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये प्रकरण जो 2 लोगों का नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मुख्य आरोपी जो है उसको शाहनवाज को बनाया गया था। शाहनवाज बद्दो इसमें मुख्य आरोपी है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर इसमें जो पुलिस की पूछताछ है वो कहीं ना कहीं इसमें लंबी हो गई थी, क्योंकि 11 दिन से पुलिस मुंबई थी। इस जिहादी के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले अब तक? ये जो जिहादी है शहनवाज बद्दो, इस जिहादी के खिलाफ क्या क्या सबूत अब तक पुलिस को मिले हैं, जो पुख्ता सबूत है और कोर्ट में से सजा दिलाने के काम आएंगे? देखिए, इसके खिलाफ जो सबूत है वो इकट्ठे करे जा रहे हैं। हालांकि अभी जांच का विषय है, जांच के विषय के बाद ही इस पूरे प्रकरण से कहीं ना कहीं जो सजा का जो मामला है वो कहीं ना कहीं देखा जाएगा। या इसके जो एनएफसी लगने की बात है वो कहीं ना कहीं इसके सिस्टम और उसके जो ठीक है, कहीं ना कहीं जांच के बाद ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को कई ऑडियो वीडियो सबूत मुहैया कराए हैं। आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से 4 ने पुलिस को सबूत दिए हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में 15 जून को एक चार्जशीट भी फाइल करने जा रही है। वहीं बता दें कि कुछ दिन पहले किसानों की सोनीपत में महापंचायत हुई थी, जिसमें 15 जून आखिरी तारीख तय की गई है। इसमें देखने वाली बात है कि क्या किसान कल से एक्शन लेने वाले हैं। नितिन चौधरी जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन, किसानों ने कहा था, पहलवानों ने कहा था कि 15 तारीख तक अगर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया सरकार की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से, तो 15 तारीख को एक बड़ा ऐलान होगा और देश में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। क्या तैयारी पहलवानों की, किसान संगठनों की, नितिन बताइए। देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से एक पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन है लगातार चल रहा है जंतर मंतर पर, लेकिन उसके बाद ही प्रदर्शन की बात की जाए पहलवानों की तो उनके जो है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी बातचीत की गई है, तो उसको देखते उन्होंने आश्वासन दिया है। पहले उन्होंने कहा है कि इसका चुनाव जल्दी से कराया जाएगा, 4 तारीख को इसका चुनाव कराना है, लेकिन उसके बाद बताई जाए कि पहलवानों ने साफ तौर पर 15 तारीख तक का जो अल्टीमेटर था वो अल्टीमेटर दिया था। कहा था कि आखिरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी यदि नहीं होती है तो वो बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। उसके बाद किसानों की बात की जाए तो किसान और संगठन जो है तमाम मुद्दों को लेकर उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहलवानों के साथ जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है तो उसको देखते हुए तमाम किसान संगठन जो है तमाम धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं, तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक की बात की जाए तो राजनीतिक नेता वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन पहलवानों ने कहा कि 15 तारीख तक का अल्टीमेटर है। लेकिन बात की जाए दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस जो है कहीं ना कहीं कल भी जो है चार्जशीट दाखिल कर सकती है। जिस तरीके से अल्टीमेटर जो दिया था ब्रजभूषण के जो करीबी हैं, जो करीबी लोग हैं, उन लोगों से भी जो है दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है और पूछताछ में उनके जो बयान हैं वो बयान नोट किए हैं पहलवानों के। और उसके साथ ही बात की जाए पहलवानों से साफ तौर पे कहा कि आपके पास यदि सबूत हैं ब्रजभूषण के खिलाफ तो उन सबूतों को जो है कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट में इस तरीके से देखा जा रहा है कि आखिरकार जब पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, तो उसको देखते हुए पहलवानों ने साफ तौर पर 15 तारीख का अल्टीमेटर उनको दिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ सबूत पेश किए गए हैं, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में सबूत हैं दिल्ली पुलिस के पास। क्या वो सबूत नाकाफी हैं आरोप सिद्ध करने के लिए? क्या कहना है दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों का?
देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा था उस समय भी जब ब्रिजभूषण के बयान नोट किए जा रहे थे, तो उसमें साफ तौर पे कहा कि आखिरकार जब खिलाड़ियों के पास जो पहलवान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ब्रिजभूषण के खिलाफ जो सबूत हैं उन सबूतों को जो है कोर्ट में पेश किया जाए। कुछ खिलाड़ियों ने जो है आज अपने ऑडियो और वीडियो जो है दिल्ली पुलिस को सौंपे हैं, तो उसको देखे और तो बताया जा रहा है कि 5 अलग राज्य से जो है वो वीडियो भी मंगाई जा रही है, वीडियो सिटी जहां पर पहलवान विदेशों में जाते थे खेलने के लिए, उनके जो सीसीटीवी फुटेज हैं उन फुटेजों को भी मंगाने का काम दिल्ली पुलिस से कर रही है। और लगातार जो है ब्रिजभूषण के मामले को लेकर जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों ने पहले भी कहा था, किसानों ने कहा कि इस तरीके से जो पहलवानों के साथ अत्याचार जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और साथ ही किसान जो संगठन है खाप पंचायत जो है बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि पहलवान जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके आखिरकार उनके न्याय नहीं मिलता है, तो इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए किसान संगठन लगातार तैयार बैठे हैं और तमाम बॉर्डरों को जो है सील करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि पहले जो खाप पंचायत हुई थी हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में, उसमें भी यही मुद्दा उठा था कि 15 तारीख तक का जो अल्टीमेटम जो है सरकार को दिया जा रहा है, सरकार आखिरकार ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करे और ब्रिजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और तो उसी को देखते हुए ब्रिजभूषण ने पहले भी अपने बयान में ये कहा कि मेरे खिलाफ जो सबूत मिलते हैं तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले भी ब्रिजभूषण के खिलाफ तमाम ऐसे सबूतों को इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस उसके गांव तक पहुंची और दिल्ली पुलिस ने उसके गांव के जो सहयोगी हैं, ड्राइवर हैं, जो ब्रिजभूषण के उनके जो साथ रहते थे दिन रात, उनके पड़ोस के जो लोग हैं, उनके भी बयान नोट कराए गए हैं। और देखा जा रहा है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस कल कहीं ना कहीं देखता है कि चार्जशीट को भी दाखिल कर सकती है, जिस तरीके से अल्टीमेटम जो है 15 तारीख तक किसानों ने दिया था। क्योंकि इस तरीके को देखने को जो है तमाम किसान संगठन लगातार बॉर्डरों पर बैठे हैं। किसानों ने पहले कह दिया था कि इस तरीके की बर्दाश्त बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकती, और उसको देखते हुए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पहलवानों के साथ में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और देखा जा रहा है पहलवानों के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो तमाम नेता राजनीतिक पार्टी भी अपनी रोटियों सेकती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस पर साफ तौर पर पहलवानों ने साफ कहा कि आखिरकार ब्रिजभूषण की जो गिरफ्तारी नहीं होती है तो उससे बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए पहलवान तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए नितिन। उत्तरकाशी के पुरोला में होने वाले महापंचायत को प्रशासन की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। दरअसल लव जिहाद के बढ़ते मामले को लेकर यह महापंचायत बुलाई जा रही है। 19 जून को पुरोला में महापंचायत होगी, जिसके लिए प्रशासन ने जहां मंजूरी तो दे दी है, वहीं इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर इलाके में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इलाके में पुलिस बल के साथ ही पीएससी को तैनात कर दिया गया है। तो उत्तरकाशी के पुरोला में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर लव जिहाद को लेकर उत्तरकाशी के पुरोला में यह महापंचायत को मंजूरी दे दी गई है प्रशासन की ओर से। धारा 144 को भी लगा दिया गया है। स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त इंतजाम किए गए हैं। 19 जून को पुरोला में ये उत्तरकाशी में महापंचायत होनी है लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर। तो उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत का आयोजन 19 जून को महापंचायत होगी, जिसमें तमाम लोग शरीक होंगे। लव जिहाद के खिलाफ ये महापंचायत होगी, जिसको प्रशासन ने भी अनुमति दे दी है। साथ ही इसमें स्थिति तनावपूर्ण ना हो, हिंसात्मक घटना ना घटे, इसको लेकर पीएससी समेत तमाम पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। अभय कैंतुरा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए। अभय, पुरोला में महापंचायत हो रही है, प्रशासन ने मंजूरी भी दे दी है, लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत है, क्या पूरी जानकारी, क्या पूरी तैयारी रणनीति इस महापंचायत को लेकर? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पुरोला में जो महापंचायत हो रही थी उस महापंचायत को लेकर जो पूरे प्रदेश भर में वो सियासत इस समय काफी गर्म होती हुई नजर आ रही है। जिला प्रशासन की तरफ से इस महापंचायत को अभी तक अनुमति यहाँ पर प्रदान नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात है कि पुरोला यानी जिस क्षेत्र में घटना घटी थी, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में इस समय तनाव का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा, उस पुरोला में इस समय धारा 144 वहां पर लगा दी गई है। पुलिस के जवानों के साथ पीएससी के जो जवान हैं उनकी वहां पर तैनाती कर दी गई है। और साफ तौर पर जो धार्मिक संगठनों के जो लोग यहाँ पर आना चाहते थे या जिनके आने की चर्चाएं जोरों पर चल रही थी, उन लोगों की किसी भी तरह का अभी इस पंचायत को लेकर कोई समर्थन वाला बयान सामने नहीं आ पाया है। इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ जो धार्मिक संगठन के जो स्थानीय जो लोग हैं वो वहां पर इस महापंचायत को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।
उनकी तरफ से प्रशासन की अनुमति न दिए जाने के बाद भी उस क्षेत्र में महापंचायत बुलाने का आह्वान वहां पर किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तैयारी यहाँ पर कर चुका है कि ये महापंचायत वहां पर ना होने पाए। उसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ही तरफ से कमर कस ली गई है। 15 जून को यह महापंचायत वहां पर होनी थी और सबसे बड़ी बात है कि इस महापंचायत को लेकर जिस प्रकार से इस समय पूरा ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया इस समय इस पुरोला क्षेत्र में यहाँ पर फोकस नजर आ रहा था, उसको लेकर प्रशासन के यहाँ पर जो चिंताएं वो बढ़ी नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि इस विरोध के बावजूद, प्रशासन की बिना अनुमति के बावजूद क्या कुछ इस महापंचायत पर निकलता है, क्या इस महापंचायत में कौन कौन लोग शामिल वहां पर हो पाते हैं। लेकिन पुलिस के प्रशासन की तरफ से बड़ी सख्ताई के साथ वहां पर पुलिस जवानों की तैनाती वहां पर कर दी गई है ताकि सुरक्षा में कोई कमी वहां पर ना रहे और महापंचायत वहां पर ना होने पाए। जी ठीक है अभय, इसके साथ साथ इस महापंचायत में कौन कौन से संगठन के लोग शामिल होंगे? जी बिल्कुल, अभी तक ये कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस महापंचायत की अनुमति यहाँ पर जिला प्रशासन से मांगी गई थी, जिसे जिला प्रशासन की तरफ से खारिज कर दिया गया। कोई अनुमति उनकी तरफ से नहीं दी गई। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि बजरंग दल के जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो इस महापंचायत का आयोजन उनकी तरफ से वहां पर किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता फैलाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने व्हाट्सएप के जरिए से मैसेज फैलाने का काम वहां पर किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो इस महापंचायत में आए ताकि जो क्षेत्र में जो तनाव का जो माहौल है उस माहौल का एक निदान यहाँ पर निकल सके और जो विशेष समुदाय के प्रति जो आक्रोश इस समय भड़का हुआ है उसका एक सही समाधान यहाँ पर निकल सके। क्षेत्र में किसी भी प्रकार से विशेष समुदाय के लोगों की जो बहुत आयात में एंट्री यहाँ पर हो रही है, बहुत आयात में उनके आने के साधन यहाँ बन रहे हैं, उस पर विराम लगाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अभय तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में बैठक कर रहे हैं, जिसमें सपा लोकसभा चुनाव की तैयारी की चर्चा कर रही है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक के लिए समाजवादी पार्टी के सभी लोकसभा प्रभारियों को कार्यालय में बुलाया गया था। वहीं इस बैठक में मतदाता सूची को लेकर भी चर्चा की गई। आशीष वर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, चलिए कम से कम शुरुआत तो की अखिलेश यादव ने बैठकों की। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर के बैठकों की शुरुआत कर दी है, क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नैनी सारण ने पूजा पाठ और किया था और उसके बाद से ही 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया था। लगातार बैठकें भी देखने को मिली थी। नैनी सारण में भी बैठक देखने को मिली। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंडल स्तर की बैठक की थी नैनी सारण में। और अब आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जिस तरीके से बैठक की है, ये काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। हालांकि 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर वो चीजें करते अब दिखाई दे रहे हैं। अभी जिस तरीके से आज बैठक की गई, बैठक में कई बड़े निर्णय भी लिए गए, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए चुनाव में तो उतना अच्छा नहीं रहा है। 2014 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले, ये 2019 की बात कर ले, 2022 की बात कर ले, इन सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा और जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी हर चुनाव में हार का सामना देखना पड़ा है उसको। अब जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। आज जिस तरीके से बैठक बुलाई गई थी, बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। साथ ही साथ जो मतदाता सूची है उस पर भी मंथन किया गया है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में अनुमान जब समीक्षा की गई थी, समाजवादी पार्टी ने जब हार हुई थी उसके बाद समीक्षा बैठक की थी। बैठक में सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने यही बात रखी थी कि जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम नहीं थे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को नगर निकाय चुनाव में हार का सामना देखना पड़ा। हालांकि इस पर भी लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंथन किया है और बूथ स्तर पर लोगों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जो समाजवादी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, उनको बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं।
अपने अपने क्षेत्रों में वो बूथ स्तर को मजबूत बनाए, जो मतदाता सूची है उसकी बाकायदा वो लिस्ट बनाए, चुनाव आयोग से उसकी अपील करे कि वो मतदाता जो सूची है, जो नाम नहीं है, उन नामों को जोड़ा जाए। तो इस तरीके के बैठक में आज कड़े निर्देश दिए गए। ठीक है, इसके साथ साथ आशीष, समाजवादी पार्टी एक खास रणनीति के तहत इस बार काम कर रही है, जैसा सुनने में आ रहा है। समाजवादी पार्टी का फोकस अपने गढ़ पर है, वो गढ़ जो गढ़ हासिल कर लिए हैं बीजेपी ने, या जो गढ़ हार चुकी है समाजवादी पार्टी, उन पर फोकस है। हारी हुई सीटों पर भी इस बार फोकस करने जा रही है सपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 सीटों पर वो चुनाव जीतेंगे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने दावा किया था, अगर बात की जाए तो 2014 में भी उन्होंने दावा किया था चुनाव में, 2017 में भी दावा किया और 2022 में भी। तो हर चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के मेन अगर देखा जाए तो कई ऐसी जो सीटें हैं जिससे समाजवादी पार्टी की हार देखने को मिली है, समाजवादी पार्टी अपना गढ़ नहीं बचा पाई। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि इस लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मजबूती से उतरे, और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दावा कर रहे हैं 80 सीटों का, उन 80 सीटों पे जीत हासिल कर पाते कि नहीं कर पाते ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तो अब से ये जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी कर। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अब बात संभल की, जहां पर एक पटाखा कारोबारी के गोदाम पर अचानक ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हुआ है। करीब घंटे भर तक गोदाम में आतिशबाजी आग का रूप लेती रही और धुएं का गुबार आसमान को छूने लगा। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। 5 की हालत गंभीर है, इलाज के लिए जिन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया है। तो पटाखा गोदाम में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं। 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें अलीगढ़ अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए धुएं का गुबार कितना है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये ब्लास्ट रहा होगा। तो इसके साथ ही जेसीबी मशीन को बुलवाकर जो मलबा था उसको हटवाया गया। पटाखा गोदाम फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। सतीश सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त संभल से जुड़ गए हमारे साथ। सतीश, कावर कैसे हुआ हादसा, क्या कुछ कारण रहे इस हादसे के? देखिए, हम आपको बताते हैं, जिस जगह जनता संभल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है पटाखा फैक्ट्री आवे दूर से यहाँ पर जो है घर में भंडार बना रखा था इन लोगों ने, और जो है साबिर नाम का ये जो है आदमी था जिसने जो है अपने घर में भंडार बना रखा था, एनओसी ले रखी थी किसी और जगह की। तो जिस तरीके से इसके घर करीब में जिस तरह से बम विस्फोट हुआ, जिस तरह से पटाखों के बम फूटने स्टार्ट हुए, तो इसके लेंटर सहित मकान नीचे ढह गया और इसके परिवार वाले आसपास में जाके वहाँ पर दब गए। इसी को लेकर के जो है बात की जाए तो आस पड़ोस से मकान भी दरारें आ चुकी हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और रिव्यू करने के बाद में वहाँ पर जो है 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी ठीक है, लेकिन जो अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी उस पर कार्रवाई की गई है पटाखा फैक्ट्री के मालिक पर? जी, बता दूं चलिए, साबिर के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थोड़ा सा था कि आस पड़ोस के 12 लोग मकानों के लिए भी सीज कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो मकान है आस पड़ोस के जो है वो बारातों में जो शादी विवाहों में जाकर जो वहाँ पर आतिशबाजी करते थे, उसी को लेकर के जो वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा गोदाम बना रखा था, अवैध तरीका से गोदाम बना रखा था। उस गोदाम की जो है प्रशासन को कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, और जो एनओसी दी थी हमने, वो एनओसी जो है किसी और जगह के लिए दी थी, लेकिन घनी बस्ती के में जो उन्होंने गोदाम बना रखा था, जो काफी संख्या में करीब में बताया जा रहा है, कई करोड़ों का माल बताया जा रहा है उसके अंदर। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है किस तरह से वहां पर पटाखों में आग लगी थी, और आग लगने के बाद में काफी संख्या में जो आस पड़ोस के मकानों से भी जो पटाखे निकाले गए हैं, तो वो जो थाने में जमा कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और इस भीषण हादसे में 4 लोगों ने जान गंवाई है। इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही।